नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वह मुद्दा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है और यह वास्तव में भारत की शिक्षा नीति की एक नई रूपरेखा है। इसके पूर्व भी शिक्षा सुधार को लेकर के सरकारों द्वारा अलग अलग समय में रूपरेखा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। अगर देखा जाए आधुनिक भारत में औपनिवेशिक काल में भी शिक्षा नीति लागू की गई थी या शिक्षा की नीतियों का निर्धारण किया गया था, लेकिन उन शिक्षा नीतियों का उद्देश्य होता था ब्रिटिश सरकार के हितों में सेवकों का निर्माण करना या ब्रिटिश इंडिया के पक्ष में जन आस्था को उत्पन्न करना। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे पुनर्विचार किया गया और अंत में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। उसके पश्चात वर्ष 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया और यह जो 2020 में लागू किया गया है यह हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हालांकि 1986 के पश्चात 1992 में उसका एक संशोधनात्मक रूप भी उभर करके सामने आया है। जब से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति उभर के सामने आई है 2020 वाली, तब से कहीं ना कहीं इस पे चर्चा और बहस निरंतर छिड़े हुए हैं कि यह शिक्षा नीति भारत को किस दिशा में लेकर के जाएगी। तो सबसे पहले मित्रों आपको ये बता दें कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है यह कोई विधिक दस्तावेज नहीं होता, यानी कि इस नीति की घोषणा हो जाने के पश्चात भी यह नीति व्यवस्थित तरीके से लागू होगी या नहीं लागू होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी केवल एक नैतिक दस्तावेज है। राज्य चाहे, सरकारें चाहें तो इसको सभी प्रावधानों को लागू कर सकती हैं और चाहे तो इसको ठंडे बस्ते के भीतर रख सकती हैं। तो यह कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, यह केवल एक फ्रेमवर्क है, एक विजन है। इस विजन को चाहे तो स्टेट पूरा करे और चाहे तो पूरा ना करे। तो पहले इस चीज को हमें जान लेना होगा कि जरूरी नहीं है कि जो शिक्षा नीति घोषित हुई है इसको अमल में लाया ही जाए। यह सरकार के अपने नैतिक चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि इसको संपूर्ण रूप से लागू करे, इससे कुछ प्रावधानों को लागू करे या फिर लागू ही ना करे। अब हम आते हैं इसको लेकर के, इसको समझने के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हालांकि आपने 3-4 दिन में कई वीडियोस देखे होंगे और इसके कई तथ्यों से आप परिचित हो गए हैं, तो ज्यादातर हम तथ्यों पे उलझेंगे नहीं, सीधे मुद्दे को उठाएंगे और उस मुद्दे में क्या अच्छाइयां हैं और क्या खामियां हैं इसको हम कुछ समय में ही समझ लेंगे, ताकि आम बोलचाल की भाषा में, जिससे कि भारत के सभी नागरिक अपने देश में हो रहे सुधारों को या विकृतियों को समझ सके और इस शिक्षा के क्षेत्र में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं तो इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक है आपका इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। दोनों में ही परिवर्तन किया गया है, उनमें कुछ संशोधनात्मक सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि जो इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा की बात कही गई है या उच्च स्तर तक की शिक्षा की बात कही गई है, अब तक ये दोनों ही कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते थे और सरकार ने यह घोषणा की है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यानी कि अब यह शिक्षा मंत्री की देखरेख में यह सारी व्यवस्थाएं होंगी। दूसरी चीज, अब हम इसको खंडित यानी जो 2 भाग में विभाजित किए हैं उस पर्टिकुलर हिस्से को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा को लेकर के कि इसमें क्या चीज प्रावधान किए गए हैं और इसमें क्या अच्छाइयां हैं या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली चीज, अब तक जो हमारा इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा होती थी इसका फॉर्मेट होता था 10+2। अब इसको जो है 5+3+3+4 के ढांचे में तैयार किया गया है। 10+2 की जो शिक्षा होती थी वो कक्षा 1 से 12 तक काउंट होती थी, लेकिन अब इसमें 1 से काउंटिंग नहीं मानी जाएगी बल्कि प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी स्टेज की शिक्षा को भी शामिल किया गया है, जिससे कि बाल मनोवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य सुदृढ़ होगा।
अब हम देखते हैं, यानी कि अंतर ये वो 1 से 12 तक होता था, ये नर्सरी केजी से स्टार्ट हो रहा है। उसमें 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते थे विद्यार्थी, और इसमें 3 वर्ष की बच्चों को शामिल किया गया है। दूसरी खासियत यह है इसमें कि उस वक्त 10+2 आधार पे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था कि मैट्रिक लेवल तक इस तरीके का सिलेबस दिया जाएगा और इंटरमीडिएट स्तर का सिलेबस ऐसा होगा। अब बच्चों के उम्र, उनकी मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रख करके शिक्षा को सैद्धांतिक से व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो निचला 5+3+3+4 का जो व्यवस्था रखी गई है, इसमें नर्सरी, केजी और के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। तो खैर ये तो हुए सुधार का एक व्यवहारिक स्वरूप देना। अब इसमें मुद्दे कहां उभर करके आ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमारी रही हैं, इनका सदैव से ही यह प्रयास रहा है कि कोशिश करना कि न्यूनतम स्तर की शिक्षा सभी भारतीय लोगों को हासिल हो सके। इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनको शामिल किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। किंतु आगे चल करके देखा गया कि कहीं ना कहीं शिक्षा मौलिक अधिकार का विषय है, तो ऐसी स्थिति में इसको संशोधित करके संविधान के द्वारा अनुच्छेद 21(1) का सृजन किया गया, जिसमें यह अनिवार्यता दी गई कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा सभी भारतीय विद्यार्थियों को देना अनिवार्य होगा, तभी वह अपने किसी मौलिक अधिकार को समझ सकता है। यानी कि शिक्षा नीति का यह जो प्रावधान है, कहीं ना कहीं 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को एक विधिक रूप यानी कि एक जस्टिसेबल राइट प्रदान करता है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का विस्तार हम करेंगे और एक्सटेंड करके इसको 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की शामिल किया जाएगा, यानी प्री एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा, प्री स्कूल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा और 18 वर्ष तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें ही सबसे बड़ी खामी उभर करके सामने आ रही पहले ही मुद्दे में कि वह अनुच्छेद 21(1) एक विधिक रूप था, जस्टिसेबल राइट था, लेकिन किस अधिनियम के तहत सरकार यह कार्य कर रही है कि 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौन है। यानी कि पहली खामी यहां पर दिख गई आपको कि उस जो पूर्व में था एक विधिक रूप दिया गया था अनुच्छेद 21(1) के तहत, और यह केवल एक विजन है, इसमें ऐसे कोई विधिक प्रावधान नहीं किए गए हैं जैसा कि डीपीएसपी में किया गया था कि 6 वर्ष से पूर्व के विद्यार्थियों की देखभाल का राज्य प्रयास करेगी, तो वह राज्य की इच्छा पे चला जाता था। यहां पर ये जोड़ तो दिए हैं शिक्षा में, लेकिन इसके लिए अनिवार्यता के लिए कोई विधिक कदम नहीं उठाया गया है। कुल मिलाकर के यह एक नैतिक दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण खंड यह भी बना रहा है और यह एक विवाद का विषय है। दूसरी चीज, इसकी अच्छाइयां और क्या है, अगर हम देखते हैं तो इन्होंने मिड डे मील व्यवस्था में सुधार किया और कहा है कि प्राइमरी स्कूलों आदि में जो मिड डे मील दिया जाता था, उसके अलावा अब विद्यार्थियों को नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब स्वस्थ मस्तिष्क में ही पेट भरा हुआ होता है या स्वस्थ शरीर होता है, तो उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो नाश्ते का प्रावधान बेहतर प्रावधान है, सरकार की इस नीति की सराहना की जानी चाहिए। अगले खंड में जब हम आते हैं तो जो ये 5+3+3+4 का प्रावधान कर रहे हैं, तो जो तीसरा 3 है यानी 6 से 8वीं तक की शिक्षा, 5 में शामिल हो प्री नर्सरी से 2 तक की शिक्षा, फिर +3 में शामिल हो रहा 3, 4 और 5 की शिक्षा, फिर अगले +3 में शामिल हो रहा 6 से 8 तक की शिक्षा। इसको ये कह रहे हैं कि हम इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करेंगे, और व्यवहारिक रूप का प्रदान करने का मतलब है कि इस क्लास में वोकेशनल कोर्सेज को शामिल किया जाएगा, प्रैक्टिकल चीजों को शामिल किया जाएगा, कि केवल शिक्षा सैद्धांतिक ही ना रहे बल्कि उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग भी दिखे। ऐसे में 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में कला, पेंटिंग, भोजन बनाने से लेकर के, यानी कि अगर देखा जाएगा कि किसी विद्यार्थी का किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है तो उस क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी और बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेने की सुविधा भी दी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कि नवनाथ मिश्रा जी 6वीं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है
और मुझे लड्डू बनाना पसंद है तो मैं मिठाई की दुकान पे जाकर के मिठाई बनाना या लड्डू बनाना सीख सकता हूं। मुझे पेंटिंग का शौक है तो किसी पेंटर के यहाँ जाकर के मैं वहां प्रशिक्षण ले सकता हूं और मेरे सर्टिफिकेट में उसको शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान भी प्रथम दृष्टया बहुत ही बेहतर है कि दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवहारिक शिक्षा को शामिल किया गया है। अब देखें अगला स्टेप सरकार क्या कह रही है, यानी कि अगले स्टेप पे कि सभी विद्यार्थियों को सेकेंडरी स्तर तक लाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम देखते थे कि जितने विद्यार्थी 5वीं तक पढ़ते थे उतने विद्यार्थी 6वीं में जाके एडमिशन नहीं लेते थे। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती थी ड्रॉप आउट केसेस बढ़ते जाते थे। यानी सपोज दैट कि 5वीं तक जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके 40% बच्चे ही हाई स्कूल की परीक्षा तक पहुंच पा रहे थे। यानी कि बाकी लड़के क्या कर रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं किसी आर्थिक कारण से या पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ करके किसी न किसी रोजी रोटी या व्यवसाय में लग जाते थे और उनकी पढ़ाई अधूरी हो जाती थी। इस चीज के निवारण का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और सरकार ने कहा है कि वह प्रयास करेगी कि सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर तक लाया जाए, यानी 100% रिजल्ट लाया जाए कि जितने बच्चे प्राइमरी पास किए वे सभी के सभी हाई स्कूल पास करें। 100 शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए और सबको लाया जाए, ड्रॉप आउट समस्या को निदान किया जाए। यह भी बात अच्छी है, लेकिन इस नीति में कहीं यह जिक्र नहीं है कि क्या ये बच्चे उच्च शिक्षा को हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, या उसकी यदि कोई लड़का काबिल है तो उच्च शिक्षा तक उसकी पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि आगे अगर उसकी सामाजिक आर्थिक समस्या होती है तो कैसे वह उच्च शिक्षा को हासिल करेगा जो उसके पास काबिलियत है। तो अब देखें, हालांकि ऐसे मुद्दों को पूंजीवादी मीडिया राष्ट्रवादी ढांचे में ढालने का प्रयास कर रही है। मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट मीडिया इसको दलित अल्पसंख्यक विरोधी साबित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सच्चाइयों को आप यहां समझे, मैं जिन बारीकियों की तरफ आपको ध्यान नोटिस कराना चाहता हूं या केंद्रित कराना चाहता हूं, बात तो ठीक है यहां तक कि ले आए सबको सेकेंडरी स्तर तक, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रावधान में ये कह क्या रहे हैं कि प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा होगी वह मातृभाषा में दी जाएगी। यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों को लग रहा होगा कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को खुलने का मौका मिलेगा या हमारी बोलियां भाषाएं भी उभर के सामने आएंगी। और यह भी एक सच्चाई है कि कोई भी लड़का या कोई भी विद्यार्थी यदि अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेता है तो कहीं ना कहीं उसको बातें और बेहतर तरीके से समझ में आती है तुलनात्मक में किसी विदेशी भाषा में शिक्षा लेने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बिल्ली है तो मुझे बिल्ली जानने के बाद कुत्ता जानना है या शेर जानना है, तो एक समय मैं केवल बिल्ली जानता हूं, अगले ही पर बोलता हूं कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अगले मैं फ्रांसीसी भाषा को जानता हूं, इसका मतलब बिल्ली। मेरा कुल सेंस केवल मैंने एक बिल्ली ही सीखा और उसके 3 नाम सीखे। इतने समय में कम से कम मैं 3 वस्तुओं के बारे में जागरूक हुआ होता है यदि प्राइमरी का विद्यार्थी हूं तो। यह नीति बहुत अच्छी है मातृभाषा में शिक्षा देने की, और सरकार ने कहा है कि यदि विद्यार्थी चाहेंगे तो इसको 8वीं तक विस्तृत किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इन सब मुद्दों में एक बहुत बड़ी खामी है। खामी यह है कि यह हाई स्कूल तक की शिक्षा या सेकेंडरी तक की शिक्षा 100% देना चाहते हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में यहां पर कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कैसे उनको और ऊपर ले जाया जाए। और जब 6वीं में ये वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं कारपेंटरिंग की या पेंटिंग की या मिठाई बनाने की, तो अब ऐसी स्थिति में लड़का जब यह प्रशिक्षण हासिल कर लेगा तो सामाजिक आर्थिक कमजोरियां हैं हमारे समाज में। 90% की जनसंख्या या तो गरीबी रेखा या उससे कुछ ऊपर में किसी भी तरीके से अपनी जीविका अर्जित कर रही है। तो ये प्रशिक्षण हासिल करने के बाद वह लड़का क्या उच्च शिक्षा लेना चाहेगा? कहीं ना कहीं उसे व्यवसाय में उतरने के लिए फिर मजबूर होना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ें तो 6वीं से 8वीं तक वोकेशनल ट्रेनिंग का जो आपने ऑब्जेक्टिव या जो एम तय कर रखा है वह कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब तक जो वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ करती थी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद हुआ करती थी, आप 6वीं में ला करके लड़कों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
और ये विद्यार्थी मजबूरी में कहीं ना कहीं जब व्यवसायिक प्रशिक्षण ले लेंगे तो 8वीं के बाद अपने काम धंधे में लगने के लिए मजबूर होंगे, ना कि ये उच्च शिक्षा लेना चाहेंगे। यानी इस नीति की खामी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मुद्दा क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग और जो ये एजुकेशन लेवल तक, उच्च शिक्षा तक जो ये ड्रॉप आउट की समस्या खत्म करना चाहते हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पैदा हो रहा है। क्लियर? बाकी तो देखने में बहुत अच्छी नीति है अगर ठीक तरीके से लागू किया जाए तो, लेकिन इन समस्याओं का हल आप कैसे करेंगे, इसका कोई आपने जिक्र नहीं किया। तो ये तो रही इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा। दूसरी बात इन्होंने कही है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पे ध्यान दिया जाएगा और एफिशिएंट शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तीसरा आपने कहा है कि एडहॉक वाले शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, परमानेंट शिक्षक रखे जाएंगे, जिससे कि जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या नौकरी की सुरक्षा की गारंटी होगी तो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। यह नीति भी बहुत अच्छी है। प्राइमा फेस बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जब शिक्षक के रोजगार की गारंटी होगी, उसकी परिवार की सुरक्षा होगी, उसकी नौकरियों की सुरक्षा होगी, तो बेहतर तरीके से विद्यार्थियों पर ध्यान देगा। लेकिन अब क्या प्रश्न है, इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन उभर करके आया कि अब तक जो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र थे या एडहॉक के टीचर थे स्कूलों में, उनका आप क्या करेंगे? क्या उनको परमानेंट करेंगे या फिर उनकी नौकरियों से निकाला जाएगा? तो हर एक राज्य में लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षा मित्र या एडहॉक टीचर बने हुए हैं और इनको परमानेंट करने की आपने कोई यहां गारंटी भी नहीं दे रखी है। तो क्या इनको निकाला जाएगा नौकरियों से सुरक्षा देने के नाम पर एक समाज, फिर आप बेरोजगार करेंगे? ये दूसरा मुद्दा है कि यहां पर आप अस्पष्ट है। परमानेंट टीचर्स की बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इनको परमानेंट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा में आते हैं। तो उच्च शिक्षा में जब हम आते हैं तो यहां पर इन्होंने कुछ बातें कही हैं। जैसे कि यदि हम देखते हैं तो उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी हुआ करती है वह जिम्मेदारी है यूजीसी पे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी भी लेती थी, एकेडमिक सेक्शन का निर्धारण भी वही करती थी, फाइनेंशियल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मेदारी था यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कॉलेजों के ऊपर, यह भी उस पर ही निर्भर करता था। यानी अब दूसरे खंड में हम पहुंच चुके हैं हायर एजुकेशन पे। सरकार कह रही है कि नहीं, इससे कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो हम इन चीजों को विकेंद्रीकृत करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए अलग अलग कमिटीज या कमीशंस बनाए जाएंगे। इसी सेक्शन में आकर के हाईएस्ट एजुकेशन की सुधार के लिए 2020 की पॉलिसी में, शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की भी बात कही गई है, जिसमें कहीं ना कहीं 30 शिक्षाविद होंगे और यह शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। लेकिन इसमें भी एक कमी उभर के सामने आई है कि ये कह रहे हैं कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी। तो जो स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी, देखने में विकेंद्रीकरण बढ़ाया जाएगा या ऑटोनोमस स्टेटस इनका बढ़ाया जाएगा, यह बात भी बहुत अच्छी है। लेकिन यह ऑटोनॉमिक किस संदर्भ में बढ़ाएंगे आपने स्पष्ट नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाएंगे, तो जब आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कॉलेज वगैरह ये खुद अपनी फीस तय करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बढ़ा रहे हैं, यानी सरकार अपने पैर पीछे खींचेगी इनसे। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो फीस होगी विद्यार्थियों से वसूलनी होगी। और देश की एक बड़ी जनसंख्या आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है। तो जब ये अपनी आर्थिक निर्भरता अपने ऊपर लेंगे कॉलेज, तो कहीं ना कहीं फीस महंगी होगी। तो आम लोगों के हाथों से कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा तो पहले से ही दूर है। आज जब मोटी फीस होगी तो आम विद्यार्थी या मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास विद्यार्थी हैं या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे आपकी इस नीति के कारण। दूसरे में आप यह कर रहे हैं कि ऑटोनोमस इस स्तर तक बढ़ाया जाएगा कि कॉलेज भी खुद ही अपनी डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। विश्वविद्यालयों से इनको धीरे धीरे जो है बाहर निकाला जाएगा और 15 साल के अंदर यानी 2035 तक कोशिश ये होगा कि ये कॉलेज अपने ऑटोनोमस स्टेटस को हासिल कर ले जाए, यानी ये खुद अपनी डिग्रियां बांटें, खुद अपने जिम्मेदारियों को उठाएं। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इसमें भी कई सारी समस्याएं उभर करके सामने आएंगी। कैसे आ रही हैं कि जब ऑटोनॉमी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हर एक कॉलेज की जो शिक्षा का स्तर होगा या शिक्षकों को वेतन देने का जो मानक होगा वह अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी वित्तीय हालात अलग होंगे। सबके विद्यालयों या महाविद्यालयों में जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी वे अलग अलग होंगी और वे उसके अनुसार अपने टीचरों का वेतन निर्धारित करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली ऑटोनोमस स्टेटस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें उभर के आएंगे एकेडमिक सेक्शन में। दूसरी इनकी क्या खामी है हायर एजुकेशन में, ये कह रहे हैं कि स्नातक की शिक्षा या स्नातकोत्तर की शिक्षा या रिसर्च लेवल की जो शिक्षा होगी, इनके लिए जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होंगे उनकी 3 कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरीज होगी शोध की यूनिवर्सिटियों की, दूसरी कैटेगरी में आएंगे जो एकेडमिक पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय हैं, और तीसरी कैटेगरी में आएंगे ये ऑटोनोमस महाविद्यालय। और कहीं ना कहीं ग्रेडिंग के हिसाब से है। तो अब जो है कहीं ना कहीं यहां पर भी एक जातिगत छुआछूत जैसे भेदभाव वाली स्थिति आ गई कि शोध के विश्वविद्यालय अलग होंगे, उनकी सुदृढ़ता अलग होगी, ऑटोनोमस स्टेटस उनके अलग होंगे, विश्वविद्यालयों की जो एकेडमिक शिक्षा देंगे उनके अलग होंगे, और जो स्वतंत्र महाविद्यालय बनाए जाएंगे या जो इनकी ऑटोनॉमी बढ़ाई जा रही है इनके मानक अलग होंगे। तो अब विद्यार्थी किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए अपनी प्राथमिकता तय करेगा, और कहीं ना कहीं बाजार में जो नौकरियां जो उपलब्ध होकर आएंगी, जो मार्केट फोर्सेस हैं, वह किन विद्यालय या विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को महत्व प्रदान करेंगी। ये सारी समस्याएं उभर के सामने आएंगी। दूसरी समस्या है, ये ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों को शोध करना है उनके लिए जो ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा वो 4 इयर्स का होगा रिसर्च। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के पश्चात नौकरी करना चाहते हैं या दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएट कोर्सेस 3 साल के होंगे, डिग्री 3 साल की होगी। इसके अलावा इन्होंने 2 विकल्प और भी बनाए रखे हैं कि यदि विद्यार्थी को लगता है कि किसी दूसरे पेशे में जाना चाहता है या दूसरी शिक्षा लेना चाहता है तो स्नातक के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है और उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आपने बीए पहले साल पास किया या बीएससी पहले साल पास किया है तो आप एक सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं ग्रेजुएशन। यदि आपने बीए द्वितीय वर्ष में या बीएससी द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में कक्षा छोड़ी है तो आपका सर्टिफिकेट पहले साल वाले से ज्यादा वैल्यूएबल होगा और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 3 साल की पढ़ाई पूरी की है तो वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल का पढ़ाई किया है तो आप रिसर्च के लिए एलिजिबल होंगे, रिसर्च आगे की पढ़ाई के लिए। अब प्रश्न यह है कि कोई भी जो नौकरियां होती हैं बाजार में, मार्केट फोर्सेस उनकी डिमांड और सप्लाई इस शिक्षा को प्रभावित करेगी। प्रश्न यह है कि ये जो पहले ईयर का सर्टिफिकेट लेकर के विद्यार्थी निकलेंगे इनके लिए कैसी नौकरियां होंगी, और जो डिप्लोमा की डिग्री लेकर के निकल रहे हैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से उनके लिए नौकरियां कैसी होंगी। और जब 3 साल की डिग्री लेकर के विद्यार्थी निकल ही रहा है नौकरियों के लिए तो ऐसे में जो बाजार बल है या जो संस्थाएं हैं नौकरियों की, ये क्यों नहीं थर्ड ईयर को ही प्राथमिकता दें, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्राथमिकता क्यों देंगी। तो ऐसे हालात में कि फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट और सेकेंड ईयर का डिप्लोमा, इसकी स्थिति क्या होगी या इन विद्यार्थियों के हालात क्या होंगे बाजार में, ये कैसे तय करेगी सरकार। इसके बारे में भी कोई यहां पर स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि बाजार बल बहुत प्रभावी होते हैं नौकरियों को लेकर के। उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, तो पीएचडी को मान्यता ज्यादा देती है बाजार बल या यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस, और आपने इसमें कहा है कि हम एमफिल की डिग्री को ही समाप्त करें। एमफिल जैसी कोई एजुकेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं एजुकेशन होगा, आपने इसको समाप्ति की बात क्यों कही है? क्यों? इसलिए क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो पीएचडी को प्राथमिकता दे रही हैं, एमफिल को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। तो आपने इनको रास्ते से हटाने में ही बेहतर समझा इस शिक्षा प्रणाली से एमफिल की डिग्री को। अब मामला यहां पर भी यही उलझ रहा है कि एक एमफिल को हटा रहे हैं फिर एक नई प्रणाली जोड़ रहे हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाली, और इसका औचित्य क्या होगा, ये बच्चे बाजार में निकल के क्या करेंगे, यहां पर अस्पष्ट है। तीसरी चीज, ऑटोनॉमी जो बढ़ाई तो कहीं ना कहीं कॉलेज महंगी फीस लेंगे जो आम लोगों की जेब से बाहर का होगा। दूसरा प्रश्न है यहां पर भी कि आप कह रहे हैं कि हम एडहॉक प्रोफेसर्स, एडहॉक फैकल्टीज या फिर गेस्ट फैकल्टीज को नहीं रखेंगे, यानी कि
संविदा पे कोई किसी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं होगी या फिर कोई अतिथि प्रोफेसर नहीं रखा जाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि भारत के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं या फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अधिकतम विश्वविद्यालयों में बिहार के एडहॉक और गेस्ट फैकल्टीज ही हैं। तो प्रश्न यह है कि आपने इसका जो अपना तर्क दे रखा है कि परमानेंट शिक्षक होगा तो कहीं ना कहीं वह ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, उसे अपने कैरियर की चिंता नहीं होगी, परिवार पर उसका ज्यादा सुरक्षा पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो मुद्दा यहां पर भी यही उभर के आ रहा कि इन गेस्ट प्रोफेसर्स को क्या करेंगे आप, इन एडहॉक प्रोफेसर्स को क्या करेंगे आप, क्या आप इनको परमानेंट करेंगे या फिर नौकरियों से बाहर निकाल देंगे। तब भी मुद्दा इनके सामने आएगा कि अगर आप इनको परमानेंट किए तब तो बहुत बढ़िया है। खैर आपकी अब तक ऐसी कोई नीति नहीं रही है, धीरे धीरे आप वैसे ही नौकरियों को काटते चले जा रहे हैं। अगर आप इनको बाहर निकाल रहे हैं तब ये प्रोफेसर्स क्या करेंगे, क्योंकि अगले तरफ आप कह रहे हैं कि हम ऐसी शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं जिससे कि विद्यार्थियों की कोचिंग्स पर निर्भरता नहीं होगी। तो अब ये एडहॉक या गेस्ट प्रोफेसर्स जो लाखों की संख्या में बने हुए हैं, इनका क्या होगा? क्या ये फिर से 6वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की तरह पकौड़ा बनाने की वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे? मुद्दे जटिल हैं, आपकी नीति सही है किंतु इसमें कुछ पारदर्शिता का अभाव भी है। तीसरी चीज आप ये भी कह रहे हैं उच्च शिक्षा में कि हम दूसरे देशों के बाहरी बड़े विश्वविद्यालयों को भी देश में आने की अनुमति देंगे जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हासिल हो सके। एक तो निचले स्तर में मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं, उच्च स्तर पे बाहरी विश्वविद्यालयों को आने की अनुमति भी आप प्रदान करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं आप स्वदेशीकरण और विदेशीकरण के घालमेल में आपकी नीतियां भी कुछ उलझी हुई हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैं यह वीडियो प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया, एक सिंपल तरीके से बनाया हूं जिससे कि पता चल सके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अच्छाइयां और खामियां क्या हैं। तो आज मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और आप समझ गए होंगे कि इससे कहीं ना कहीं आम नागरिक प्रभावित होंगे, गरीब जनता प्रभावित होगी और सरकार की नीति ही यही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके पकौड़ा बनाने, नमकीन बनाने या मैकेनिक कारपेंटर तक ही सीमित कर दिया जाए और एक कैपिटलिस्ट क्लास ऊपर बना रहेगा और कुछ लोग ही जाकर के हायर एजुकेशन लेंगे और वह कैपिटलिस्ट सरकार की या कैपिटलिस्ट सोसाइटी की सेवा करेंगे। यानी कि इस उच्च शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले नहीं होंगे, शिक्षा महंगी होगी क्योंकि ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, इनकी निर्भरता बढ़ाई जाएगी अपने ऊपर। तो आप मुद्दे को समझ चुके हैं। तो अब मैं अगली वीडियो लेकर के आऊंगा राम मंदिर पर, तब तक के लिए आप इंतजार करें और नए मुद्दे, नए विषयों के लिए आप हमारे पेज पॉलिटिकल सैनिटाइजर से जुड़े रहें या नवनाथ मिश्रा लक्ष्य IAS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आप ऐसे मुद्दों से परिचित हो सकें। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा तकनीकी शब्दों का प्रयोग ना करूं ताकि आम आदमी सीधे साधे भाव में मुद्दों को समझ सके। बाकी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैं डिटेल में कक्षा में ही जिक्र करूंगा। इसके लिए बच्चे रेगुलर क्लासेस का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।